अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ शॉक। शॉक क्या होता है? शॉक इज़ द स्टेट ऑफ प्रोफाउंड वाइड स्प्रेड हाइपोपरफ्यूजन विच लीड्स टू फर्स्ट इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी एंड इफ़ इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड एंड नॉट ट्रीटेड इट लीड्स टू इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। इस बात का क्या मतलब है? शॉक में होती है हाइपोपरफ्यूजन, ठीक है। परफ्यूजन क्या होती है? हर बॉडी पार्ट या जो ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई मिल रही है, उसे हम कहते हैं परफ्यूजन, ठीक है। अगर एक स्पेसिफिक एरिया की परफ्यूजन कम है तो उस ख़ास एरिया पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बाकी सारी बॉडी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी वजह से या किसी भी डिज़ीज़ की वजह से पूरी बॉडी में परफ्यूजन सही ना हो, पूरी बॉडी इस्केमिक स्टेट में चली जाए, कोई ख़ास जगह नहीं, वाइड स्प्रेड एरिया हो, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई कम हुई है मेजर ऑर्गन्स की तरफ तो इंजरी होगी। पहले तो जो इंजरी होती है वो रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी होती है, ठीक है। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, ये प्रोलॉन्ग रहे, तो ये लीड कर जाती है टुवर्ड्स इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। और इंजरी की वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन प्लस जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सेल की तरफ नहीं जाते और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक की, या हम कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ शॉक। 3 स्टेजेस होती हैं इसमें। सबसे पहले है सेलुलर इस्कीमिया, फिर है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, और फिर इसके अंदर आ जाते हैं फ्री रेडिकल इंजरी। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की, सेलुलर इस्कीमिया की। इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई किसी ऑर्गन की तरफ अगर नहीं जा रही, कम है, तो क्या होगा कि उस ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो डैट मीन्स कि उस ऑर्गन तक ऑक्सीजन भी नहीं जा रही, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या होगा कि नॉर्मल वहाँ पे प्रोसेस हो रहा था एरोबिक रेस्पायरेशन का, ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन हो रही थी, लेकिन अब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो जो सेल हैं वो शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स एन एरोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन होगी तो हमें पता है एनारोबिक रेस्पायरेशन के नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो बॉडी में एसिडोसिस की स्टेट आएगी। एसिडोसिस की स्टेट जब बॉडी में आती है तो ब्लड की जो पीएच है वो कम हो जाती है। ब्लड की पीएच कम होगी तो क्या होगा कि बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो नॉर्मल अंदाज में परफॉर्म नहीं हो सकेंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। साथ साथ क्या होता है कि जब इस्कीमिया होता है तो बहुत से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी सेल को नहीं मिल रहे। उसकी वजह से क्या होता है, फॉस्फेट का लेवल कम होता है। फॉस्फेट का लेवल कम होगा तो क्या होगा कि एटीपी में भी कमी आ जाएगी, एटीपी का लेवल भी कम होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो एटीपी डिपेंडेंट पंप्स हैं जैसे सोडियम पोटेशियम पंप वो भी ख़राब होंगे। उनके ख़राब होने की वजह से लाइसोसोम ब्रेक होंगे, लाइसोसोम की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लाइसोसोम की डिस्ट्रक्शन क्यों स्टार्ट होगी? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर ऐसे इंजाइम्स मौजूद हैं जो क्या कर सकते हैं, जो उस जगह पे फौरी तौर पर जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सेल इस्कीमिया की वजह से सेल के अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई, फॉस्फेट का लेवल कम हुआ, एटीपी भी कम हो गई, उसकी वजह से लाइसोसोम की डिस्ट्रक्शन हुई। लाइसोसोम की डिस्ट्रक्शन हुई तो लाइसोसोम के अंदर से कुछ ऐसे इंजाइम्स निकले जो बॉडी में हर जगह पे जाके डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो है इरिवर्सिबल इंजरी ऑफ सेल हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर देते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की। इसमें भी क्या हुआ कि इस्कीमिया हुआ, इस्कीमिया के नतीजे में क्या हुआ कि एक इन्फ्लेमेटरी कास्केड स्टार्ट हो गई, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी कास्केड के रिजल्ट में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आए, ठीक है। फिर यही मीडिएटर्स पूरे ब्लड में फैल गए। पहले ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं कि लोकल एरिया में आते हैं, ठीक है, लोकल एरिया में आते हैं, वहाँ पे ये कॉज कर देते हैं वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन कॉज करेंगे तो क्या होगा कि वैसोडाइलेशन की वजह से वहाँ पे ये एडिमा कॉज कर देते हैं। उसके बाद ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड कर जाते हैं और उसके बाद ये पूरी बॉडी के अंदर एक इंजरी की स्टेट ले आते हैं जिसे हम कहते हैं सेप्टिक शॉक, ठीक है। सेप्टिक शॉक जो है ना वो आगे एक टाइप भी आती है हमारे पास शॉक की, उसमें हम भी डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में क्या होता है कि इस्कीमिया हुआ, उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी कास्केड
स्टार्ट हो गई। इन्फ्लेमेटरी कास्केड के नतीजे में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है, पहले वो लोकल एरिया में थे, वहाँ पर उन्होंने वासोडाइलेशन कॉज की, एडिमा हुआ। एडिमा के बाद क्या हुआ कि एडिमा कॉज करने के बाद वो मीडिएटर्स पूरी बॉडी में स्प्रेड करके पूरी बॉडी में एक इंजरी की स्टेट क्रिएट कर दी, जिसे हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री रेडिकल इंजरी। फ्री रेडिकल इंजरी के अंदर क्या होता है कि अब जब रीपरफ्यूजन होती है तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो भी डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब सारी चीज़ें हाइपोक्सिक स्टेट के अंदर सेटल हुई थी, ठीक है। एकदम सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल हाई हुआ, पोटेशियम बाहर सेल में भी आ गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हाइपरकैलीमिया हो गया, ठीक है, और उसकी वजह से कार्डिक कंप्रोमाइज़ हुआ और सडन कार्डिक अरेस्ट हो गया पेशेंट को, या हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसी तरह ये जो फ्री रेडिकल्स जमा हुए थे ये पूरी सर्कुलेशन में फैल गए, स्प्रेड कर गए, ठीक है। और जब ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल हुआ तब क्या हुआ, जब ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल हुआ और पूरी सर्कुलेशन में जाके इन्होंने इंजरी काज कर दी, ठीक है, क्योंकि ये पूरी सर्कुलेशन में फैल गए, ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल हुआ, जहाँ जहाँ ब्लड गया वहाँ वहाँ इन्होंने, जाहिर सी बात है ब्लड हर जगह जाएगा, वहाँ पे इन्होंने इंजरी कॉज कर दी, जिसकी वजह से कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व हुए जहाँ जहाँ इन्होंने इंजरी कॉज की। एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, लंग में, किडनी में, और मल्टी ऑर्गन फेलर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉक की दो टाइप्स हैं, कंपनसेटेड शॉक और डीकंपनसेटेड शॉक, ठीक है। मेन क्लासिफिकेशन नहीं है, मेन क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कंपनसेटेड शॉक के अंदर क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर हाइपोपरफ्यूजन या इस्कीमिया की स्टेट आती है तो हमारी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करती है, हमारी बॉडी इस तरह रिस्पॉन्स करती है कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारे नॉन वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वाइटल ऑर्गन्स में हमारे पास आ जाते हैं हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स वगैरह। इन सब ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई डायरेक्ट हो जाती है, और जो बाकी ऑर्गन्स या सिस्टम्स है लाइक जीआईटी, मस्कुलोस्केलेटल है, स्किन है, इन सब की तरफ से ब्लड सप्लाई ले ली जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और क्या होता है इसके अंदर हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, टैकीकार्डिया होता है, और पेरिफ्री कोल्ड होते हैं, ठीक है, जो पेरिफ्री वाले एरियाज हैं वो ठंडे हो रहे होते हैं, जैसे हैंड और फुट वगैरह। स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, ईजी फटीगेबिलिटी होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जीआईटी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन जो हार्ट और लंग्स वाला काम है वो नॉर्मल चलता रहता है, क्योंकि ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग शॉक, जिसमें कुछ चीज़ों को कंपनसेट करके वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड दे दिया जाता है, ठीक है। इसकी डिटेक्शन कैसे होती है, इसके जो अर्ली साइन है उसमें आता है टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ज़्यादा होता है, और दूसरा इसके अंदर साइन आता है अर्लीस्ट साइन के अंदर, डैट इज़ कोल्ड पेरिफ्रीज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डीकंपनसेटेड शॉक की। इसमें जब ब्लड परफ्यूजन कम होती है, मींस इस्कीमिया या हाइपोपरफ्यूजन की स्टेट आती है, तो बॉडी जो है वो पूरी कोशिश करती है कि वो कंपनसेट करे, ठीक है, कि वो कंपनसेट करके कुछ ना कुछ करके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई दे दे, लेकिन जो ब्लड परफ्यूजन है वो इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है कि वाइटल ऑर्गन्स को भी ब्लड नहीं मिलता, और इसमें क्या होता है कि पेशेंट की कंडीशन वर्स से वर्स होती चली जाती है और वो शॉक के अंदर चला जाता है।